हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले पढ़ना शुरू किया था, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने सबसे पहले ये जाना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है। फिर हमने मिरर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो आई होप आपको प्लेन मिरर का हमने सारी बातें प्रीवियस लेक्चर तक में हमने कर ली थी, तो प्लेन मिरर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग मिरर के सेकंड टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या नाम है? स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और प्लेन मिरर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। प्लेन मिरर तक में अगर आपको कोई भी डॉट हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल सारी बातें हमने की थी, उनमें अगर कोई भी डॉट्स हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट कीजिएगा, या नहीं तो आप व्हाट्सएप वाला जो डेस्क है उसमें पूछिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा भयंकर नहीं है। ध्यान से देखोगे लेक्चर तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर, नाम से ही पता है स्फेरिकल, यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द मिरर व्हिच हैज अ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका होगा उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे जिसका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो क्या कहलाता था? प्लेन मिरर। ठीक उसी तरह जिसका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर। आपके नोट में बड़ा बढ़िया से डिफाइन किया गया कि द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अच्छा, अब ये बात तो आप जानते हो कि मिरर बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लास का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लास का, और उसको सिल्वर करते हैं। तो सवाल उठता है कि प्लेन मिरर बनाने के लिए हम क्या करते थे? हम फ्लैट ग्लास का एक टुकड़ा लाते थे और उसे क्या कर देते थे, उसके एक सरफेस को सिल्वर कर देते थे, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में वर्क कर लेता था, तो प्लेन मिरर बन जाता था। ठीक उसी तरह अगर आपको स्फेरिकल मिरर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आप एक हॉलो ग्लास स्फीयर का इस्तेमाल करोगे। हॉलो मतलब क्या? अंदर से खाली। हॉलो ग्लास स्फीयर, यानी जिसके सिर्फ हॉलो समझ रहे हो ना, अंदर से, जैसे फुटबॉल होता है, अंदर से खाली, बस सरफेस पे उसका मास होता है, अंदर से खाली तो नहीं होता, उसमें हवा होता है, लेकिन फिर भी मान लो हवा को नेग्लेक्ट कर दो तो खाली ही होता है अंदर से ना। तो स्फेरिकल मिरर मतलब हुआ कि जो अंदर से पूरा खाली है, अंदर में कोई मास नहीं है, एरिया पे ग्लास है। तो एक हॉलो ग्लास स्फीयर का इस्तेमाल करके हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट हम लेते हैं, हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट हम लेते हैं और उसके एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं। एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं? सिल्वर कर देते हैं, और दूसरे सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज करते हैं। तो जो मिरर बन के तैयार होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको स्फेरिकल मिरर बनाना है तो आप एक हॉलो ग्लास स्फीयर लीजिए, उसका एक पार्ट लीजिए, उसका एक टुकड़ा ले लीजिए और उसके एक सरफेस को सिल्वर कर दीजिए। एक बात बताओ, ग्लास स्फीयर को जब आप कट करोगे तो आपको दो सरफेसेज मिलेंगी, एक मिलेगा बल्गिंग आउट सरफेस, एक मिलेगा बेंट इन सरफेस। जैसे मान लो कि ग्लास स्फीयर का एक टुकड़ा आपने ये लिया, तो इस टुकड़े में अगर आप देखो तो दो तरह के सरफेसेज आपको मिलेंगी। एक सरफेस ये है, ये गहरा हुआ, इसे हम कहते हैं बेंट इन, इसे हम क्या कहते हैं? बेंट इन सरफेस। और ये जो सरफेस है जो उभरा हुआ है इसे हम कहते हैं बल्गिंग आउट, इसे हम क्या कहते हैं? बल्गिंग आउट। तो बेंट इन और बल्गिंग आउट दो तरह के सरफेसेज होते हैं, झुका हुआ और उभरा हुआ। बल्गिंग आउट मतलब हुआ उभरा हुआ, बेंट इन मतलब हुआ झुका हुआ। तो बेंट इन और बल्गिंग आउट, तो हमारा सवाल ये उठता है कि हम किसको सिल्वर करें? अगर हम बेंट इन को सिल्वर करेंगे तो बल्गिंग आउट रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और अगर हम बल्गिंग आउट को सिल्वर करेंगे तो बेंट इन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। उसी आधार पर स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, स्फेरिकल मिरर क्या है समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है समझ में आ गया, हॉलो ग्लास स्फीयर के पार्ट के टुकड़े को सिल्वर करके। तो यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर इस फोटो में अगर आप फिगर में आप देखो तो आपने किसको सिल्वर किया है? बल्गिंग आउट को। सिल्वर कौन है? बल्गिंग आउट। ये बल्गिंग आउट है, तो बल्गिंग आउट सिल्वर्ड है और बेंट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जो झुका हुआ है, अंदर वाला धसा हुआ पार्ट है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करेगा तो जो मिरर बनेगा वो कहलाएगा कनकेव। क्या कहलाएगा? कनकेव, कनकेव। और अगर आपने बेंट इन को सिल्वर किया और बल्गिंग आउट से अगर रिफ्लेक्शन होगा, बल्गिंग आउट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम कराएगा तो कहलाएगा कन्वेक्स। क्या कहलाएगा? कन्वेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स।
कन्वेक्स कैसे बनता है, तो हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट ले लीजिए और उसके बेंटिंग सरफेस को आप सिल्वर कर दीजिए और बल्गिंग आउट सरफेस को अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज करोगे तो कन्वेक्स मिरर बनके तैयार होगा। और अगर आपने बल्गिंग आउट को सिल्वर किया, बेंटिंग को आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज किया, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका बन जाएगा कनकेव मिरर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। अब कुछ डिफिनीशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या डिफिनीशंस है वो समझिए। ये मिरर है, सबसे पहला डिफिनीशन है पोल। सबसे पहला डिफिनीशन क्या है, मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं कौन कौन सा डिफिनीशन आपको याद रखना है। फर्स्ट है पोल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, ये मिरर का एकदम ठीक बीच वाला पार्ट होता है, ठीक एकदम मिडिल का। इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी अगर मान लो कि स्फेरिकल मिरर है, इसका जो ठीक मिडिल वाला पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच वाला, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो ठीक मिडिल वाला पॉइंट होगा, ये जो मिडिल वाला पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड पोल। इस मिरर में अगर आप देखो तो ये पूरा मिरर है यहां से वहां, तो जो इसका बीच वाला पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड पोल। तो द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का ठीक बीच वाला पार्ट, वो कहलाता है पोल। आई होप आपको पोल समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन देखिए, बोर्ड नोट में लिखा गया है कि द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको डिनोट किया जाता है किससे, पी से। मैंने दिखा दिया पोल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन जो आपको याद रखना है वो डिफिनीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज डिनोटेड बाय सी। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो बाबू, ये मिरर है, इसका पोल है। एक बात बताओ, ये स्फेरिकल मिरर है, तो ये स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया होगा, एक हॉलो ग्लास स्फेयर का। तो मिरर बनाने के लिए, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आपने जिस हॉलो ग्लास स्फेयर का इस्तेमाल किया, उसका जो सेंटर होगा, अब एक स्फेयर है तो उसका तो सेंटर होगा, स्फेयर का तो एक सेंटर होता है ना, कोई भी स्फेयर हो उसका एक सेंटर होता है। तो जिस हॉलो ग्लास स्फेयर का इस्तेमाल किया आपने मिरर बनाने के लिए, या आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है, उस ग्लास स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए, ये आपने इतना बड़ा पार्ट लिया था जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, वो पार्ट लिया था आपने, इसको आप पूरा एक स्फीयर बनाइए तो ये सी सेंटर बनता है। तो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर देखिए, यहां पर भी अगर आप देखो, इसको पूरा बढ़ाओ तो यहां पर भी हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए डिफिनीशन नोट में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, यानी वो हॉलो स्फीयर जिसका पार्ट आपका मिरर है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही आपके मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर देखिए, ये आपका मिरर इस स्फीयर का पार्ट था, इसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और इसका सेंटर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बहुत डिफरेंस है। भले ही बनते दोनों ग्लास के ही हैं, बस सिल्वरिंग का खेल है, लेकिन दोनों में बहुत सा डिफरेंस दिखता है। उस सारे डिफरेंसेस का जड़ यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो आप कहोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। देखो, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, है ना, मिरर के पीछे। तो आपसे देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों है स्फेरिकल मिरर ही, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में इतना डिफरेंस क्यों है, तो उसका हम एक ही रीजन कहेंगे, इसका सारा रीजन है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है। यही सारा का समस्या का जड़ है। अब आप समस्या नहीं, मतलब यही सारे डिफरेंसेस का जड़ है। आपको कहे सर कैसे, तो मैं बताऊंगा, कुछ देर में मैं बताऊंगा, बस अभी सुन लीजिए। अभी आप इतना याद रखिए, नोट में लिखा भी हुआ होगा कि जो कनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा नोट में, अगर नहीं लिखा होगा तो, कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर।
याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दोनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और दोनों को हम सी से ही डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। ये डिफिनीशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफिनीशन जो आपको याद रखना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखो, आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसका रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर एक बात बताओ, अगर 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 आपका मिरर एक स्फीयर का पार्ट है तो हर एक स्फीयर का तो रेडियस होता ही होता है। स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा, उसका रेडियस होगा, ये सब चीजें तो होती ही होती है ना। रेडियस जानते हो ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। अरे भाई रेडियस तो जानते ही होंगे। तो रेडियस, तो जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट आपका स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस आपके मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मिरर बनाना था, आपने एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया जिसका रेडियस 2 मीटर था। कितना मीटर था? 2 मीटर, 2 मीटर था। तो 2 मीटर का अगर आप ग्लास, 2 मीटर वाले रेडियस वाले ग्लास स्फीयर का यूज करके आपने उसका एक टुकड़ा काट करके आपने मिरर बनाया, तो आपका जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि आपने जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का इस्तेमाल किया उसका रेडियस 2 मीटर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिस ग्लास स्फीयर का इस्तेमाल करते हो आप मिरर बनाने के लिए, उसका जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर इस डायग्राम में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दिस इज आर, सीपी, दिस सीपी इज इक्वल टू आर, दिस सीपी इज इक्वल टू आर। और यहां भी क्या होगा? दिस पीसी इज इक्वल टू आर। अब आपको कि सर यहाँ सीपी लिख रहे हो, यहाँ पीसी लिख रहे हो, कोई बात नहीं, यहां भी मैं पीसी लिखता हूं, क्या दिक्कत? अरे भाई इधर से इधर लो, इधर से इधर लो, क्या दिक्कत है? तो पीसी इज इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू पीसी। समझ गए बात? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो। कई जगह पे कई बच्चे ये कहेंगे, कोई पूछेगा कि सर मिरर से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ही तो रेडियस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन समझ में आया। अब हम समझते हैं क्या नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डिफिनीशन जो हमें समझना है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो मत समझ लेना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान से समझिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींचा गया स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखिए ये स्ट्रेट लाइन किसको किसको मिला रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींचा गया है ना। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। This is called principal axis. The straight line joining pole and center of curvature of the spherical mirror is called principal axis. And याद रखिएगा, principal axis is always perpendicular to the mirror. मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी अगर एक स्फीयर है या अगर एक सेंटर है, अगर एक सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से या स्फीयर के सेंटर से आने वाली सारी स्ट्रेट लाइन सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होती है। मैथ में ये पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज द डिफिनीशन। एंड सेकंड पॉइंट आप मन में याद रखिएगा या नोट में लिख लीजिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर। हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो। डिफिनीशन दोनों के लिए चेंज नहीं होगा, सेम बातें होंगी। आई होप आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एपर्चर। नेक्स्ट क्या है? एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? तो देखो एपर्चर का मतलब हुआ, देखो यहां पे मिरर का जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, देखो यहां तक मिरर है, यहां से लेके यहां तक मिरर है, यहां से लेके यहां तक मिरर है ना। तो इसको हम अगर m कहे और इसको हम m डैश कहे, तो दिस m डैश, मैं 5वां बता रहा हूं, एपर्चर दिस mm डैश, ये जो स्ट्रेट लाइन है मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को, मिरर का यहां जहां तक सिल्वरिंग है वहां से लेके यहां तक, ये जो स्ट्रेट लाइन मैं खींच रहा हूं, दिस इज द एपर्चर। दिस इज द एपर्चर। अगर कोई कहे कि सर हम इतना बड़ा मिरर बनाते हैं, ये देखो इतना बड़ा मिरर बनाते हैं,
ये पूरा स्फीयर लेते तो ऐसा होता, तो इस आदमी ने क्या किया, आधा स्फीयर का इस्तेमाल कर लिया मिरर बनाने के लिए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि अपर्चर इज इक्वल टू 2r। समझ गए बात, क्योंकि आधा मिरर इस्तेमाल किया तो r इधर और r इधर, अरे रेडियस है ना, r इधर 2r। समझ गए। तो मिरर के स्फेरिकल मिरर के टॉप, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ का टॉप पॉइंट और यहाँ का टॉप पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही अपर्चर होगा। जैसे यहाँ पर भी अपर्चर क्या हुआ, तो यहाँ का टॉप पॉइंट ये और यहाँ का पॉइंट ये, इन दोनों को मिलाते हुए खींचा गया स्ट्रेट लाइन, दिस इज अपर्चर। आई होप आपको अपर्चर भी समझ में आया होगा। तो अपर्चर, द डायामीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, इसे हम डायामीटर भी कहते हैं। ये जो दोनों मिरर का जो दोनों पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट है उसको मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है वही कहलाता है अपर्चर। तो आई होप आपको ये सारे डिफिनेशन समझ में आए होंगे। पोल क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींचा गया स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर्चर क्या हुआ, मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाते हुए खींचे गए लाइन का लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर। आई होप आपको समझ में आ गया। इसे हम हाँ, सारी बातें आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों मिरर में डिफरेंस क्या है, दोनों मिरर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो भाई दोनों मिरर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दोनों का नेचर ही अलग अलग है। अगर आप देखोगे जो कनकेव मिरर है वो नेचर में कन्वर्जेंट है और जो कन्वेक्स मिरर है वो नेचर में डाइवर्जेंट है। अब आपको कि सर ये क्या होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आ गया होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो मैं दोनों मिरर बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या होता है कन्वर्जेंट और क्या होता है डाइवर्जेंट। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं बल्किंग आउट को सिल्वर करूंगा। और एक बात बताइए, जब मैं बल्किंग आउट को सिल्वर करूंगा तो क्या होगा, ये कौन सा मिरर होगा बउआ, बता दो, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। मैं जब बल्किंग आउट को करता हूं तो कनकेव मिरर। और एक बात बताओ, जहां से ये पॉइंट गया क्या वो पोल है, बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट पोल है। और यहाँ सामने में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर मान लो कि मैंने ये मान लो मैंने ये एक मिरर और लिया और ये इसका पोल है, ये इस मिरर का पोल है और ये मैंने खींचा, तो दिस इज पोल एंड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अंदर में होगा। बताया मैंने अभी तुरंत कि कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है और कन्वेक्स मिरर का। इसमें मैं किसे सिल्वर करूंगा, बेंटीन को सिल्वर करूंगा, बल्किंग आउट से मैं रिफ्लेक्शन करवाऊंगा। तो दिस इज पोल। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये कनकेव है, ये कन्वर्जेंट होगा नेचर में, ये नेचर में कन्वर्जेंट होगा और ये नेचर में डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, देखो मान लो बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं और ये सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखिए जरा ध्यान से, ये सारी लाइट रेज क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जब मिरर से टकरा के लौटती हैं तो एक पॉइंट पर जमा हो जाती है। क्या हो जाती हैं, एक पॉइंट पर जमा हो जाती हैं। ये थोड़ा सा ये लाइन खींचने में गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा ये एक पॉइंट पर जमा हो जाती है। सारी लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट, क्योंकि इसने क्या किया, जमा करने का काम किया ना। तो कन्वर्जेंट आपको पता होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बताया था मैंने। तो जो एक जगह कलेक्ट हो रहा है वो कन्वर्जेंट। तो कनकेव मिरर की ये खासियत होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को वो एक जगह कलेक्ट करता है, जमा करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। और अगर आप इस मिरर को देखो, कन्वेक्स मिरर को देखो, तो इसमें जो लाइट रे आएगा, इसमें जो लाइट रे आएगा वो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद छितरा जाएगा। और छितराने के बाद ऐसा लगेगा जैसे एक पॉइंट से ही आ रहा, ऐसे छितरा जाएगा और लगेगा जैसे एक पॉइंट से। तो ये देखो सारी लाइट रे छितरा गई। छितराने के बाद क्या लग रहा है, डाइवर्जेंट होता हुआ लग रहा है ना, छितराता हुआ लग रहा है ना, डाइवर्जेंट होता हुआ लग रहा है ना। ये डाइवर्जेंट बीम बन गया ना। पैरेलल बीम किस में कन्वर्ट हो गया, डाइवर्जेंट बीम में। यहाँ पैरेलल बीम किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जेंट बीम में।
तो यहाँ चूंकि पैरेलल बीम कन्वर्जेंट में ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इसे हम कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं, इसको डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। तो कनकेव मिरर का नेचर होता है क्या? कन्वर्जेंट। और कन्वेक्स मिरर का नेचर होता है क्या? डाइवर्जेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा ही क्यों, ये क्यों कन्वर्जेंट, आप क्यों माने कन्वर्जेंट? तो देखो बाबू मैं इसका भी रीजन बताता। क्या बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करोगे? कितने बच्चे कहेंगे सर अपने मन से आप घुमा दिए होंगे, ऐसे थोड़े होता होगा? ऐसे होता है, मैं दिखाता हूं ना, फिजिक्स कहीं पर फेल नहीं होता। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये इधर ही क्यों मुड़ा और ये इधर क्यों गया। तो देखिए अभी मैंने तुरंत बताया था आपको कि जो सेंटर से आने वाला लाइन होता है वही नॉर्मल होता है, वही परपेंडिकुलर होता है। एक बात बताओ, इस लाइट रे के लिए, पहले लाइट रे के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इरेज करके मैं फिर से बनाता हूं, एक में समझा देता हूं, दूसरे में आपको खुद को खुद समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बनाता हूं, बस थोड़ा सा बाबू कंसंट्रेट कीजिए, ये चीज समझने की है, बाकी चीज तो हर जगह मिल जाएगा आपको, यही चीज तो नहीं मिलेगा जो मैं आप बता रहा हूं। यही चीजें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इधर ही क्यों मुड़ा, ये भी बता दीजिए। तो मैं यही बता रहा हूं, देखो एक बात बताओ, क्या ये पोल है? बिल्कुल है, ठीक है। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पर? हाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जरा ध्यान से देखो, एक लाइट रे ऐसे आया और इस मिरर पे टकराया, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ? ठीक। अब मैं यहां परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूं, क्या खींचना चाहता हूं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे खींचूंगा? तो परपेंडिकुलर इस पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल कहां से बनेगा? सेंटर से आने वाला स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेंटर से आने वाला स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि स्फीयर के सेंटर से आने वाला लाइन या सर्कल के सेंटर से आने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये नॉर्मल हो गया? क्या ये नॉर्मल हो गया? क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उधर हुआ तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर होगा? अरे होगा रे बहुआ। तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा और लाइट क्या ऐसे जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ? समझ में आ गया होगा? है समझ में? इधर ही क्यों मुड़ा? इधर ही आना, उधर जाता कहीं, उधर कैसे जाता? एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर बनेगा ना। आया समझ में? आया समझ में बुआ? इधर क्यों आया? ठीक उसी तरह एक दूसरा लाइट रे लो, दूसरा लाइट रे, एक और लाइट रे लेते हैं हम लोग, सेकंड कलर से लेते हैं, एक दूसरे कलर से हम लेते हैं। एक लाइट रे ये है, अब देखो ये लाइट रे इधर आया, ये लाइट रे यहां जाके टकराया, ध्यान से देखना। तो अब नॉर्मल खींचो, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो क्या ये क्या ये नॉर्मल होगा? क्या ये नॉर्मल होगा? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी छोटा हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी छोटा होगा तो क्या ये लाइट रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से चला जाएगा? देखो अगर ये एंगल ऑफ आई है तो ये एंगल ऑफ आर है। आया समझ में? तो ये लाइट रे देखो सबको मुड़ा रहा है, इधर की तरफ जमा कर रहा है, एक तरफ कन्वर्जेंट क्यों हो रहा है? समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा था कि सब गलती सेंटर ऑफ कर्वेचर का। देखो उसमें क्या होगा, ये देखो पहला लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, इसका नॉर्मल खींचो तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है? इस तरफ है। इसका नॉर्मल देखो कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। क्या इसका नॉर्मल ये हो गया? तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? ध्यान से देखो, तो आर अगर इस तरफ है तो आर उस तरफ होगा, तो देखो लाइट रे को उधर जाना पड़ेगा। इसके लिए देखो एंगल आई एंगल आर, देखो ये चित्र आएगा, समझ रहे हो बात? ये गड़बड़ी किसकी वजह से हो रही है? ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है। कनकेव मिरर में चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, इसीलिए वो नेचर में कन्वर्जेंट है। और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर चूंकि मिरर के बिहाइंड है, इसीलिए वो डाइवर्जेंट है। कौन समझ में आया? तो कनकेव मिरर इज कन्वर्जेंट इन नेचर एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जेंट इन नेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉज भी समझ में आया होगा, क्यों जमा हुआ और क्यों छितरा गया। यही एक पॉइंट था जो समझाने वाला था। इससे पहले जो भी था बोर्डिंग से था, क्या था? डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस याद करना है और क्या, कहीं भी समझ लोगे तो एक बार तुरंत हो जाता है। ये समझने की बात थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्यों जमा हुआ, ये क्यों फैला, ओके पक्का, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज कन्वर्जेंट इन नेचर, तो यहां आप लिख सकते हो कनकेव
और इसको आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, कन्वर्जेंट। क्या हुआ, कन्वर्जेंट। और ये क्या है बउआ, कन्वेक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट और क्यों कन्वर्जेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, जमा करता है, इसीलिए ये कन्वर्जेंट कहलाता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से जा रहा है, यहां लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आ रहा है, यहां लगता है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से जा रहा है, इसीलिए डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसको भी तो कुछ कहोगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट आया जहां लाइट रेज कट रही हैं, और यहां ये जो पॉइंट आया जहां लग रही है कि कट रही हैं, ये कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ द मिरर। आई होप समझ में आया। डिफिनीशन ये है कि दैट, देखिए आपके नोट में जो लिखा है मैं वही डिफिनीशन पढ़ के सुना रहा हूं, कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट एट व्हिच अ बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस parallel to the principal axis meet or appear to meet after reflection from the mirror। यानी प्रिंसिपल, ध्यान सुनिएगा, मैं डिफिनेशन बोर्ड आप नोट में पढ़ लीजिए, मैं डिफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। यानी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, वही पॉइंट, वही प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट क्या प्रिंसिपल फोकस है या फोकस है। आया समझ में? फिर से बोलता हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हैं, रियल में मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, अगर डिफिनेशन में कोई डाउट हो तो आप, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं डिफिनेशन, ये थोड़ा सा बच्चों को समझ में। कनकेव मिरर के केस में क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है वो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर का। और इसके केस में क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होती हैं वो प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स मिरर का, या फोकस है कन्वेक्स मिरर का। एक बात बताओ, ये फोकस रियल फोकस हुआ क्योंकि यहां रियल में कटा ना, तो ये फोकस क्या हुआ, रियल फोकस। ये कौन सा फोकस हुआ, वर्चुअल फोकस। तो आप ये भी याद रखोगे कि कनकेव मिरर हैज रियल फोकस एंड कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। याद रखोगे ये। कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस, और कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और फोकस को हम डिनोट करते हैं एफ से। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और फोकस का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, पोल और फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो पीएफ है, दिस पीएफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस पीएफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहां पर देखो, यहां पर ये फोकल लेंथ हो गया और यहां पर भी ये फोकल लेंथ हो गया। समझ में आ गया? तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। डिफिनेशंस कौन कौन से हो गए? अभी मैंने जो स्फेरिकल मिरर में आपको सबसे पहले कौन कौन से डिफिनेशन हो गए, पोल समझ में आ गया, मिरर का सेंटर पॉइंट पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींचा गया स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाते हुए खींचा गया स्ट्रेट लाइन का लेंथ एपर्चर। एपर्चर
या डायमीटर ऑफ द मिरर एपर्चर, मिरर का डायमीटर एपर्चर, स्फेयर का डायमीटर नहीं, मिरर का डायमीटर। ये मत समझ लेना कि जिस होलो स्फेयर का पार्ट है उसका डायमीटर मिरर का एपर्चर है, नहीं, मिरर का डायमीटर। मिरर का डायमीटर, अगर ये मिरर है तो मिरर के इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए खींचा गया, ये एपर्चर है, दिस इज एपर्चर। आई होप आपको समझ में आएगा, दिस लाइन इज एपर्चर। तो एपर्चर समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर नेचर में कन्वर्जेंट होता है, यानी ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जमा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो नेचर में कन्वर्जेंट होता है। और ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए डाइवर्जेंट होता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है वो फोकस है, ये जिस पॉइंट पर से डाइवर्ज करता है वो फोकस है, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ भी समझ में आ गया। तो अब फिजिक्स कहता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन कुछ शर्तों के साथ है। यानी कि रिलेशन तो है लेकिन कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि इफ एपर्चर इज टू स्मॉल, अगर एपर्चर बहुत छोटा हो, अगर एपर्चर क्या हो, बहुत छोटा, एपर्चर छोटा होना चाहिए। इफ एपर्चर इज टू स्मॉल देन फोकल लेंथ, जिसे आप एफ कहते हो, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया मैंने कि आपका मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस अपॉन 2, यानी जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कब? जब एपर्चर बहुत छोटा हो। यानी आप लिख सकते हो F इक्वल टू R/2, दिस इज द रिलेशन। या आप लिख सकते हो R इक्वल टू 2F, दिस इज द रिलेशन। मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूं, प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। प्रूफ के लिए सारा लेक्चर से एक आएगा, ये बोर्ड के लिए इसको प्रूफ करना नेसेसरी नहीं है, बोर्ड में आपसे कभी भी प्रूफ पूछेगा नहीं, इसलिए मैं इस लेक्चर में इसे शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये कंप्लीटली मैं बोर्ड बेस्ड रख रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें ये प्रूफ शामिल नहीं करूँगा। मिरर फार्मूला भी मैं पढ़ूंगा, उसको मिरर फार्मूला भी मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन वो भी बोर्ड के लिए नेसेसरी नहीं है, प्रूफ एसेंशियल नहीं है, प्रूफ समझना हमें जरूरी नहीं है। हमें बस ये समझना है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 2 मीटर के रेडियस वाले स्फीयर का इस्तेमाल करके हमने मिरर बनाया तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर। सीधे समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, या फोकल लेंथ का दोगुना क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इतनी सारी बातें, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब इसके बाद हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है। आज का लेक्चर मैंने कंप्लीटली बोर्ड बेस्ड रखा था, सारे डिफिनीशन ही थे, आज तो खाली डिफिनीशन ही हुआ। लास्ट में एक रिलेशन आया फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये प्रूफ F बराबर R/2 या फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप या वो मिरर फार्मूला, वो सारा प्रूफ एक लेक्चर में आएगा। या इसका नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसका एक छोटा सा लेक्चर 5 मिनट का होगा, उसे मैं दोनों मिरर में प्रूफ करके मैं आपके सामने रख दूंगा। अभी के लिए आप इतना पे रिवाइज कर लेंगे, सारे डिफिनीशन देख लेंगे, नोट को बढ़िया से बना लेंगे और लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन पे, कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उस पे होगा और उसके बाद साइन कन्वेंशन, फिर न्यूमेरिकल्स पे लेक्चर होगा। 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।